पॉडकास्टिंग या डिजिटल मार्केटिंग में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेरे को एक्चुअली ना लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। जी। तो मुझे लगता है कि वो पॉडकास्टिंग में पॉसिबल है, सर, ड्रीम गेस्ट? जिससे बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले और बाकी लोगों की लाइफ में कोई ना कोई चेंज आए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रीम होगा। पॉडकास्टिंग इन वन वर्ड? मेरे लिए पर्टिकुलरली जो मीनिंग है वो है स्टोरी टेलिंग। क्रिएटिविटी या स्ट्रेटेजी? बोथ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आस्था श्रीवास्तव। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द आस्था व्यू में। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो लोगों की बातें दुनिया तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज हम उनकी बातें सुनेंगे। मैंने कहीं सुना था, जो लोगों की सुनते हैं उनकी भी सुनी जानी चाहिए। तो इसी के साथ आज हमारे साथ है गिरीश भट्ट जी। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आस्था। सर, सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कब और कैसे शुरू हुई और आप पॉडकास्ट की लाइन में कैसे आए? देखो एक्चुअली मेरा नाम गिरीश भट्ट है, जैसे आपको भी बताया, आपने बताया, और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, स्टोरीज विद गिरीश भट्ट। तो बैकग्राउंड ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी रन करते हैं साथ में। तो हम खुद बहुत सारे जो अपने क्लाइंट्स हैं उनकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए दूसरे पॉडकास्ट चैनल्स को सर्च करते रहते थे कि हमारे गेस्ट वहाँ जाएं और अपनी बात रखें और अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएं उनके माध्यम से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता था कि अच्छे यूट्यूब चैनल हमें मिलते नहीं थे, और जो मिलते थे उनमें व्यूज़ उतने नहीं होते थे, या फिर उस तरीके का कंटेंट नहीं था कि उन लोगों को, गेस्ट को वहाँ पे हम अप्रोच कर पाएँ कि आप यहाँ पे जाओ। तो फिर हमारे गेस्ट ने हमें ये बोला कि आप एक काम करो, आप खुद अपना यूट्यूब चैनल चलाओ और हमें वहाँ पे इनवाइट करो एज ए गेस्ट, तो हम आपके यूट्यूब चैनल पे अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब चैनल की। तो सर, पहले भी आपको इंटरेस्ट था पॉडकास्टिंग में? नहीं, पॉडकास्टिंग में इंटरेस्ट जो है वो देखो एक्चुअली क्या है, दो चीज़ें हैं। एक इंटरेस्ट है और दूसरा है कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है और ऐसा हम क्या बनाएं नया या क्या करें जो हमारे बिजनेस को, हमारे क्लाइंट को सपोर्ट करता हो। जैसे अगर हम बोलें आज की डेट में जो कंटेंट क्रिएशन है, या यूट्यूब की जो हम बात करते हैं, यूट्यूब इज़ कंटेंट क्रिएशन ओनली। तो कंटेंट क्रिएशन जो है वो बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने वाली है। और अगर इंडिया में बात करते हैं तो आज 4 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव कंटेंट क्रिएटर हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि एक तो मेथड ये बहुत इजी है जहाँ पे लोग अपनी स्टोरी बता पाते हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में बता पाते हैं, और इसके साथ साथ जो अपनी पर्सनल इंगेजमेंट अपने ऑडियंस के साथ कर पाते हैं। जनरली होता कैसा है कि फॉर एग्जांपल लोग किसी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, लेकिन उसको, प्रोडक्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है कि वो किसने बनाया, ये कंपनी किसकी है, वो पता नहीं है, या यहाँ तक पहुँचने की स्टोरी क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो पॉडकास्टिंग क्या होता है कि पॉडकास्टिंग सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी स्टोरी अपने ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। दूसरा कैसा है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत हेल्प करता है। और आज की डेट में अगर आपने देखा हो कि चाहे हम किसी भी बड़े सेलिब्रिटीज़ को ले लें, या फिर हम कहें कि कोई भी, मतलब किसी भी फील्ड में अगर हम किसी भी टॉप पोजीशन पे बैठे हुए, चाहे आप, मैं कहता हूँ कि गेम की फील्ड में ले लो, बड़े प्लेयर्स ले लो, या एक्टर्स ले लो, एक्ट्रेस ले लो, या आप कोई भी ले लो, आप देखोगे कि हर कोई व्यक्ति जो है वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी। अगर आप देखोगे तो मतलब मोस्ट ऑफ दे हैव स्टार्टेड देयर ओन यूट्यूब चैनल। अब लोगों का जो रुझान है वो टीवी से हटके ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पे आ गया। तो ऑडियंस यहाँ बैठा हुआ है, अगर हम सपोज मान लीजिए अपनी एड को या अपने प्रमोशंस को टीवी पे दिखाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, है ना। तो दूसरा तरीका कैसा है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो टीवी सिनेमा में काम करते थे, सीरियल्स में काम करते थे, राइट, लेकिन आज उनके पास में काम नहीं है। जी। क्यों काम नहीं है? क्योंकि टीवी से लोग हटके ओटीटी में आ गए, या यूट्यूब चैनल्स पे आ गए, या इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं। तो आज जो अगर कोई ब्रांड है, नया ब्रांड की हम बात करते हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी एक्ट्रेस या एक्ट्रेस से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर को चूज करना पसंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी एक सेट ऑफ कम्युनिटी बनी हुई है जो उसके ऊपर बिलीव करती है, राइट। तो मेरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जानने वाले, जिनके साथ मैंने पर्सनली काम किया है कुछ टाइम के लिए। तो वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट उनके पास क्या है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी कम्युनिटी नहीं है, उन्होंने बिल्ड नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि यार ये नहीं है काम की, या इस तरीके से वो लोग नहीं एक्टिव हुए, या उनकी एक एज होगी तो उन्होंने कहा कि अब क्या इस टाइम पे ये करने की जरूरत है, तो उनको काम मिलना बंद हो गया। जी। आप समझ रहे हो? क्योंकि उनके जॉब को किसने ले लिया? इन्फ्लुएंसर्स ने ले लिया।
राइट? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स वो तरीका है अपनी बात को पहुंचाने का, वो इजी तरीका है और वो ट्रस्ट बिल्डिंग एक तरीका है, मेथड है, राइट? तो यहाँ से लोग शिफ्ट होने शुरू हो गए कि जो टीवी वाले लोग हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे आने लगे, वो अपने यूट्यूब पे आने लगे, जितने बड़े एक्टर एक्ट्रेस थे या आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने खुद के चैनल शुरू कर दिए। वहाँ से ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हो गई। तो मैंने क्या बताया, जैसे एक सबसे पहले अपनी स्टोरी आप इजीली अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। दूसरा क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आप बार बार आपको लोग आपके चैनल पे देखेंगे या मल्टीपल चैनल्स पे देखेंगे तो क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा है, राइट? आपकी सिटी में एक एग्जाम्पल है कि आपकी सिटी में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसको दुनिया नहीं जानती जी। आप समझ गए मेरी बात? दुनिया उसको नहीं जानती तो उसके पास पेशेंट कैसे आएंगे? पेशेंट तभी उसके पास आएंगे जब तक उसको दुनिया नहीं जानेगी। मतलब जैसे ही उसको दुनिया जानेगी तो उसके पास पेशेंट आने लगे। अब दुनिया को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो लाउड स्पीकर लगा के बोले कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मेरे पास आए, राइट? तो वो मेथड जो है वो पॉडकास्टिंग है, वो मेथड कंटेंट क्रिएशन है। तो जितनी जल्दी लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे उतनी जल्दी वो अपने पर्सनल ब्रांडिंग, अपने ट्रस्ट बिल्डिंग, क्रेडिबिलिटी उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यही चीज़ है कि बड़े से बड़े लोग अभी शिफ्ट होके अपना कंटेंट क्रिएशन की तरफ मूव हो रहे हैं जी। तो सर जैसे अगर कोई पॉडकास्ट शुरू करना चाहता है तो क्या उसके पास कुछ बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए या फिर पॉडकास्टिंग में ही इतना करियर है कि आप उसमें आगे जा सकते हैं? देखो, एक मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल अम्ब्रेला क्या है, कंटेंट क्रिएशन है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये है कि आप कोई नया कंटेंट बना रहे हो, डजेंट मैटर कि वो आपको पॉडकास्टिंग के मतलब तरीके से बना रहे हो जैसे हम अभी कर रहे हैं, या मैंने कहा कि आप कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, या मैंने कहा कि आप किसी की लाइफस्टाइल को डिस्कस कर रहे हो, या किसी के अचीवमेंट को बता रहे हो, या किसी के फेलियर से दूसरों को सिखा रहे हो। तो बेसिकली पिक्चर इज कंटेंट क्रिएशन, कि आप कंटेंट बना रहे हो, राइट? अब बहुत सारे लोग हैं जैसे जो हिडन टैलेंट्स को बाहर निकाल के लाते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसी नॉलेज को बाहर निकाल के लाते हैं जो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। वो मतलब मीडिया चैनल्स भी वहां तक नहीं पहुंचते, वो लोग वहां से लेके आते हैं, बिल्कुल रूरल में जाके, बिल्कुल ऐसी जगह जाके, या ऐसी रिसर्च करके दुनिया को बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि ये चीज नहीं है, या इस चीज के नुकसान फायदे ये होने वाले हैं, या ऐसे ही हिडन चीजें थी। तो बेसिकली पॉडकास्टिंग एक मैं कहूँगा कि कंपोनेंट है ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन का। तो जो स्टोरी है वो कंटेंट क्रिएशन है। आप समझ गए मेरी बात को? कंटेंट क्रिएशन है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी या लग्जरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है जिसको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, वो अपनी सुबह से शाम तक की जर्नी को भी अगर कंटेंट के फॉर्म में किसी को बता रहा है, राइट, वो भी एक कंटेंट क्रिएशन है। हो सकता है उसमें भी किसी न किसी के लिए लर्निंग छुपी होगी, है ना? किसी के लिए लर्निंग छुपी होगी। दूसरा कैसा है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएशन हम जो कर रहे हैं उससे किसको बेनिफिट होने वाला है, उसकी सेट ऑफ ऑडियंस कौन सी है। मैंने कहा कि टीवी पे सीरियल अगर चलता है कोई फैमिली ओरिएंटेड, तो वो फीमेल्स ज़्यादा देखती है, मेल्स कम देखते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी ऑडियंस मेल है या फीमेल है, किस एज ग्रुप की है, या आप जो कंटेंट बनाना चाह रहे हो उसको अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करने वाला है, देखने वाला कौन है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज आपको ये पता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से भी कंटेंट बना सकते हो, है ना? अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, मैं कहता हूँ कि पेंटिंग करते हो बहुत अच्छी, बहुत सारे लोग हैं जो पेंटिंग देखना चाहते हैं, पेंटिंग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसी होती है। आप डांस करते हो अच्छा, तो लोग डांस देखना चाहते हैं। आज की डेट में मैं कहता हूँ कि वेट मैनेजमेंट के लिए लोग डांस कर रहे हैं, है ना? तो उसको उससे बेनिफिट होगा। किसको बेनिफिट होगा? आप बहुत अच्छा कोई गेम खेलते हैं, लेट्स से मैंने कहा आप चेस खेलते हैं बहुत अच्छा, आपको डिज़ाइनिंग करना बहुत अच्छा आता है, कंप्यूटर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना आता है, बहुत सारे लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो वो आपके चैनल को फॉलो करेंगे, वहाँ पे देखेंगे, राइट? तो आप किसी भी मोड से स्टार्ट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है इनिशियली। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हो, तो वैसे वैसे आप अपना इक्विपमेंट ले सकते हो। बट इनिशियली क्या है, आप बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने खुद के फ़ोन से शुरू कीजिए। फ़ोन के अंदर आज के डेट में एंड्रॉइड या आईफोन जिसके पास भी है, सारी फैसिलिटी होती है, अच्छे कैमरे होते हैं उसके अंदर में, आप उसी कैमरे से यूज करो, उसी कैमरे से शूट करो। बस सेट ये रखना है कि मैं ऐसा कंटेंट डिलीवर करूं जो किसी को बेनिफिट देने वाला हो,
राइट। तो कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 फॉर्म में कंटेंट होगा, जी। है ना। तो आपको 3 फॉर्म में ही कंटेंट को लेके आना है कि इस कैटेगरी में कंटेंट जाएगा। नंबर 1 है एजुकेशनल कंटेंट, नंबर 2 है इंफॉर्मेशनल कंटेंट और नंबर 3 है एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट। जी। ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए आपको कॉमेडी करना बहुत अच्छा आता है, मिमिक्री करना बहुत अच्छा आता है, या आप कुछ क्लिप्स ऐसी बना सकते हो जिससे कोई एंटरटेनमेंट हो रही हो, तो आप वो कैटेगरी चूज कर सकते हो, राइट। दूसरा क्या होता है एजुकेशनल। एजुकेशनल में मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी को एजुकेट कर रहे हो, मैंने बोला हाउ टू मेक दिस, हाउ टू डू दिस, राइट। तो वो जी। दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी हो गई इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल कैटेगरी कैसा हो गया, इराक ने ईरान के ऊपर बम गिरा दिया, जी। ये हो गया, आज इधर बारिश आने वाली है, आज उधर वो हुआ, दिस इज द बेस्ट डेस्टिनी फॉर वेडिंग, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर समर हॉलीडे। तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशनल है। तो अगर आपका कंटेंट इन 3 कैटेगरी में कहीं फॉल करेगा तो ऑडियंस भी इन्हीं 3 कैटेगरी में कहीं पर बैठी हुई है, या तो वो एंटरटेनमेंट के लिए ढूंढ रही है, या इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए ढूंढ रही है, या एजुकेशनल कंटेंट के लिए ढूंढ रही है। तो आपने काम कर लेना है अपना। सर काफ़ी लोग पॉडकास्ट शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में एक फियर रहता है कि आखिर वो शुरू करेंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे और लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो देखो एक्चुअली कैसा था, थॉट तो हर किसी की ऐसी होती है। जी। अगर सपोज मान लीजिए कोई भी स्टार्ट करता है तो इनिशियली उनका, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 4 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर में, कंटेंट क्रिएटर जी। हैं। 4 मिलियन कंटेंट क्रिएटर हैं। अब वो जो 4 मिलियन कंटेंट क्रिएटर हैं वो लोग नहीं हैं जो फेल हो गए, वो हैं जो एक्टिव हैं। फेल तो कितने हुए होंगे, आप समझ गए। कई लोग क्या करते हैं कि घर में खाना बनाते हैं, उसको डालते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, 2 दिन बाद नाराज हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, 6 महीने साल भर यूज करते हैं, उसके बाद व्यूज़ नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं जिम गया, राइट, 2 दिन जिम करने के बाद मैं कहता हूँ कि मेरा फैट रिड्यूस होगा, ऐसा होगा? जी। कभी नहीं होगा, राइट। अगर मैं किसी क्लास में पढ़ रहा हूँ, मैं या किसी भी कोर्स को कर रहा हूँ, या फिर मैंने कहा कि आपने डिज़ाइनिंग ही सीखनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो आप 2 दिन में सीख सकते हो? कभी नहीं सीख सकते। उसके लिए क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वैसे ही कंसिस्टेंसी है। जो लोग आज बड़े बने, आप उनके इनिशियल वीडियोस जाके देखो, राइट। तो जी। उतने व्यूज़ नहीं थे, हो सकता है आज उन्होंने हटा दिए होंगे वो, जब वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप शुरू करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते जाते हो, वो आपका फ्लो बनता चला जाता है, राइट। कंसिस्टेंसी बनती है। और इसमें कैसा होता है, कंटेंट क्रिएशन में बेसिकली कैसा होता है कि आपका कौन सा कंटेंट किसको पसंद आ जाएगा कोई पता नहीं है, जी। राइट। क्योंकि देखो आप एक इतनी बड़ी ऑडियंस साइज है आपके पास में, आप डिफरेंट तरीके के कंटेंट बना रहे हो सकता है कोई आपका एक सिंगल कंटेंट ही वायरल हो जाएगा, उससे ही आपके व्यूज आने लगेंगे, उसी से आपके चैनल की ग्रोथ हो जाएगी। वो तो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी जरूर दिखानी पड़ेगी, राइट। मॉर्निंग वॉक करना है डेली तो करना ही करना है, राइट। जिम जाना है डेली तो जाना ही जाना है, तभी उसका हेल्थ बेनिफिट होगा, है ना। तो वैसे ही आपको ये काम भी करते रहना है। अगर आप करते रहोगे रेगुलर तो आपको बेनिफिट होगा। अगर नहीं करोगे, सिर्फ इस फेयर में बैठ जाओगे कि हाँ यार मुझे कोई कुछ कहेगा, तो वो फिर नहीं होगा। ये 100% है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और लोग कहेंगे या नहीं कहेंगे उससे थोड़ा सा दूर हट जाओ। देखो सबसे अच्छी चीज ये इसमें ऐसा है कि इनिशियली आप अपने नियर एंड डियर को बताओ मत कि मैं अपने यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है आज की डेट में, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं भी अगर यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी वाइफ के पास जाऊंगा, अपने बच्चों के पास जाऊंगा, अपने चचा ताऊ के पास जाऊंगा, ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, इसको सब्सक्राइब करो, राइट। वही लोग सबसे पहले मुझे क्या कहेंगे कि व्यूज नहीं आ रहे जी। है या नहीं है। तो बेटर है आप उनको बताओ मत। वो 8-10 लोगों से बाहर की ऑडियंस है ना आपकी, वो 8-10 लोग आपको व्यू भी कर लेंगे, आप जाके जबरदस्ती उनसे कमेंट भी करवा लोगे या लाइक भी करवा लोगे, तो उससे क्या होगा, वो 8-10 व्यू क्या करेंगे आपके लिए, कुछ नहीं करेंगे। बेटर उससे बाहर की दुनिया के बारे में सोचो। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बड़े मिलियंस में एक्टिव यूजर्स हैं यूट्यूब के पास में, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास में, तो वहाँ जाओ, वहाँ पे आप अपने लिए नया सर्च करो ऑडियंस, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। वो लोग आपके कंटेंट को लाइक करेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात। और जैसे मैंने बोला कि आप 3 कैटेगरी चूज कर लो, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट। अगर आपने ये 3 कैटेगरी चूज कर ली और इन्हीं में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा एक ना एक दिन, जी। है ना। तो सबसे पहले आपको खुद देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ के लिए बेटर हूँ। क्या मैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए बेटर हूँ, या मैं एजुकेशनल कंटेंट के लिए बेटर हूँ,
या फिर मैं फॉर एग्जांपल एजुकेशनल बता सकता हूँ, इन्फॉर्मेशनल बता सकता हूँ, या एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ किसी का। बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं घरों में, बनाओ जी। ना वीडियो, क्या दिक्कत है ना, वो जी। डालो सोशल मीडिया पे। कंटेंट क्रिएशन आपको कोई स्टॉप नहीं करता है। हम्म। ये तो सबसे अच्छी चीज़ है हिडन टैलेंट को बाहर निकालने का। अभी आप टीवी या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहाँ पे जाके कहोगे मुझे डांसिंग बहुत अच्छी आती है, मुझे रख लो, तो वो रखेगा? वो नहीं रखेगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यूट्यूब के अंदर क्या है? कुछ नहीं है। आपका फ़ोन, आपका खुद का टैलेंट शो करना है दुनिया के सामने, और कहीं ना कहीं बैठे हैं ऑडियंस जो आपको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। जी। बट कंसिस्टेंसी चाहिए। जी। सर, अगर हमें किसी को अप्रोच करना है एज अ गेस्ट, तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखो, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है गेस्ट को अप्रोच करने का? आप उन लोगों को सबसे पहले लेके आओ जिन लोगों की बातें सुनी नहीं जाती हैं, जी। है ना। जिन लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स पे घूमते रहते हैं, पॉडकास्टिंग चैनल्स पे, है ना। अगर हम पॉडकास्टिंग की स्पेशली बात करते हैं तो अब मैंने कहा कि मैं ऐसे गेस्ट को लेके आया, वो 10 यूट्यूब चैनल्स पे जा रहा है, ठीक है, फेस वैल्यू तो बनी हुई है, लेकिन जब वो आपके पास आएगा, आपके पास सेटअप नहीं होगा इनिशियली इतना बड़ा, जी। आपके पास व्यूज नहीं होंगे इतने, आपके पास सब्सक्राइबर नहीं होंगे इतने, तो वो क्या कहेगा? सिंपली नहीं, मैं नहीं आ सकता, जी। या मेरे पास टाइम नहीं है। वो इंटरटेन नहीं करेगा आपको। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उन लोगों को लेके आओ जिन लोगों की सुनी नहीं जाती है। जी। आप समझ गए? जी। तो ऐसे लोगों को लेके आओगे तो क्या होगा? वो लोग इजीली अप्रोचेबल होंगे और इजीली आपकी कंडीशंस पे एग्री होंगे, ठीक है। अगर सपोज आपने उनको एग्री करा लिया, आपने उनके साथ पॉडकास्टिंग करी, आपने 2 गलतियां कर भी ली ना, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। व्यूज नहीं भी आए ना, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वो लोग अपनी वीडियो आपके चैनल पे देखने के बाद उसको प्रमोट करेंगे, वो अपने नियर एंड डियर लोगों के पास भेजेंगे। लेकिन जो बड़े प्रोफाइल का बंदा आपने बुलाया ना, वो 10 जगह जा रहा है, वो 10 जगह जाके उनकी वीडियो पॉडकास्टिंग में बैठ रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा, बिकॉज वो 10 लोगों की प्रमोट नहीं कर सकता ना इंडिविजुअली, तो वो पार्शियलिटी होगी उसके लिए, है ना। मतलब उनकी भी कंडीशन है कि वो 10 चैनल्स पे जा रहे हैं, तो 10 लोगों की पॉडकास्टिंग को के चैनल को प्रमोट नहीं कर सकते, उनकी भी लिमिट है, राइट। तो नहीं तो अदरवाइज वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए उस चैनल के, तो वो ऐसे नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे? सिंपली जाएंगे वहां पे, अपनी टॉक्स देंगे, अपनी स्टोरी डिस्कशन करेंगे और वापस आएंगे। तो उसको प्रमोट करने के लिए उस पर्टिकुलर चैनल के एफर्ट लगेंगे। लेकिन आप उन लोगों को लेके आओगे जिन लोगों की सुनी नहीं जाती, जिन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पे करने को नहीं है, या उस तरीके से नहीं है कि लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो सेल्फ आपको हेल्प करेंगे कि हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड है वो कहेंगे हाँ देखो मेरा वीडियो आया है, पहली बार आया है, तो वो अपने नियर एंड डियर को भी भेजेंगे, 4 लोगों को भेजेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे आपकी विजिबिलिटी क्रिएट होगी। वो 4 दिन अपने स्टेटस पे लगा के रखेंगे। हर आज के डेट में जिस भी मोबाइल पे देखोगे कम से कम 100 नंबर सेव होते हैं। 100 नंबर्स का मतलब हो कि जब मैं उसने स्टेटस में लगाया 2 से 3 दिन, वो 100 लोग आपके उसको देखेंगे, वीडियो को देखेंगे। जरूरी नहीं है कि 100% देखें, लेकिन कुछ परसेंट देखेंगे, लेकिन उतने लोगों के पास आपकी विजिबिलिटी चलेगी ना। तो ये मेथड है कि सबसे बेस्ट तरीका है, डोंट लुक फॉर द बिगर ऑडियंस, मतलब बिगर गेस्ट जिसका बहुत बड़ी फेस वैल्यू है या ये है, क्योंकि वो उसी तरीके की लग्जरी मांगेगा जो इनिशियली आपके पास में नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उन लोगों को लेके आओ जो इनिशियल लेवल पे आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है जो मैंने देखा है जनरली लोग करते हैं। और दूसरा कैसा है कि आप जब YouTube चैनल चलाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरी सेट ऑफ ऑडियंस क्या है। मेटा कह रहा हूँ, यूट्यूब के अंदर में आप अपनी एनालिटिक्स देखो, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस साइज क्या है, मेल फीमेल है, या फॉर एग्जांपल किस एज ग्रुप की है, या किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा आ रही है। तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट उसी स्टेट के लोगों को अप्रोच करो, उसी एज ग्रुप के लोगों को अप्रोच करो, है ना। मेल है तो मेल को अप्रोच करो, तो वो क्या बनेगा? कनेक्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा और वहाँ से एंगेजमेंट ज़्यादा अच्छी आएगी। ये बेस्ट तरीका है जी। सर, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आजकल के जो यूथ है उनके पास आइडियाज़ होते हैं, उनको पता है कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। तो इसलिए वो पहले ही कतरा जाते हैं कि हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है और हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो इसलिए वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो वो कैसे स्टार्ट करें, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो जैसे हमने अभी बोला ना कि इनिशियली तो आपके पास कुछ होगा ही नहीं। आप किसी भी बड़े कंटेंट क्रिएटर को देख लो, किसी भी बड़े कंटेंट क्रिएटर की जर्नी उठा के देख लो। कोई कहेगा कि मैं ये करता था, कोई कहता मैं ये करता था, कोई जिम करता था तो उसने जिम से ही स्टार्ट कर लिया,
है ना। कोई और सपोज कुकिंग करता था तो वहाँ से कुकिंग से उसने स्टार्ट कर लिया और बेसिक कैमरे के साथ आपने चालू किया। तो इनिशियली तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपके पास जो इक्विपमेंट है उससे ही आपको शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि कई बार कई केसेस में कैसा होता है कि आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि हाँ यार ये कंटेंट अच्छा क्रिएट कर रहा है, तो आप इनको वो खुद से आके हेल्प करते हैं, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, अच्छा मेथड क्या हो सकता है कि आप अपने साथ ऐसे लोगों को रखो जो आपको हेल्प करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके एरिया में जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, आपके एरिया में हो सकता है कि कुछ अच्छे शॉप्स हों, कुछ अच्छे ब्रांड हों या कुछ अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हों, प्रोडक्ट सेलर हों। आप उनके पास जाओ, उनके पास जाके उनको बोलो कि मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया इनिशियली, अगर आप मुझे एक ट्राइपॉड ऑफर करते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा दूंगा। जी। आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल आपकी 100 गए रीच, आपकी 50 गई रीच, लेकिन उसके लिए उन 50 लोगों ने 100 लोगों ने तो नया देख लिया उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को, राइट। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है, कोलैबोरेशन मोड पे चल सकते हो। कोलैबोरेशन मोड का मतलब क्या होता है कि मेरे पास अच्छा कैमरा है, आपके पास माइक है, और तीसरे के पास कोलैबोरेशन के लिए गिम्बल है या फिर ट्राइपॉड है, तो वो क्या करेंगे, आपस में कोलैबोरेट कर लेंगे। जब मेरा कंटेंट क्रिएशन होगा मैं आपको हेल्प करूंगा, जब आपका कंटेंट क्रिएशन होगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा, मतलब वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है आज की डेट में, फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, जैसे आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल में क्या होंगे, मास कम्युनिकेशन के लोग होंगे। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव सबका क्या है, यही है मास कॉम करना। उसके बाद जर्नलिज्म में जाना है या फिर कंटेंट क्रिएशन में जाना है, वो आपकी सेकेंडरी चॉइस है, राइट। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, मास कॉम कर रहे हो तो प्रोफाइल सबका वही होता है, एक्टिविटी लगभग सेम ही होती है। अगर मैं बोलता हूं कि आपको कंटेंट क्रिएशन करना है और आपके पास 2 लोग और हैं, आप तीनों मिलकर कोलैबोरेट कर लो, एक चीज मैं लाऊंगा, एक चीज तू लेके आ और एक चीज तीसरा बंदा लेके आएगा, तो कोलैबोरेशन हो गया। आप अकेले कंटेंट क्रिएशन करने जाते थे, अभी 3 लोग साथ में जाओगे, अगर एक ही तरीके का कंटेंट भी क्रिएट करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके 3 चैनल्स पे डाल सकते हो, राइट। तो एक दूसरे को हेल्प मिल जाएगी। तो कोलैबोरेटिव मोड में करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, उसमें क्या होगा, आपको भी पेन नहीं होगा। कई बार कैसा होता है कि कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन अकेले पड़ गए, राइट, होता है ना, अकेले पड़ गए कि यार अब कैमरा कौन पकड़ेगा, मैं इधर बोलूंगी तो उधर कौन क्या करेगा, है ना, है ना। तो इधर गिम्बल रख दिया मैंने, रोड पे खड़ी होकर मैं कुछ टॉक कर रही हूँ या बता रही हूँ किसी चीज के बारे में, किसी इवेंट के बारे में बता रही हूँ या किसी चीज को पिक्चराइज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा कैमरा कोई छीन तो नहीं लेगा, कोई धक्का तो नहीं मार देगा, नॉइस तो नहीं आ रही, पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही। तो उस केस में क्या होगा कि आप अगर कोलैबोरेटिव मोड में करोगे, 3 लोग मिलके करोगे, तो क्या होगा, एक दूसरे को सपोर्ट होगा, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट होगा। और उससे क्या होता है, उससे बड़ा अच्छा जो बेनिफिट होता है, एक तो इक्विपमेंट शेयरिंग, कंटेंट शेयरिंग, ये होता है। इसके साथ साथ आइडिया शेयरिंग। जी, आइडिया शेयरिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मेरे एरिया में ना एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 1 साल से या 10 साल से या 5 साल से एक ऐसी सर्विस चला रहा है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। अगर उस चीज को हम पब्लिक के सामने लेके आते हैं तो शायद बेनिफिट होगा 4 लोगों का, राइट जी। तो हम क्या करेंगे, तीनों लोग जाएंगे वहां पे, अलग अलग तरीके से कंटेंट क्रिएट करेंगे और तीनों लोग अपने चैनल पे जाएंगे। दुनिया क्या होगी, जो ऑडियंस है उसको क्या होगा, उसको बेनिफिट होगा उस कंटेंट का, जी, ठीक है ना। तीनों के चैनल पे जाएगा तो वो जो इंडिविजुअल बैठा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो दूसरे लोगों को बेनिफिट हो सकती है, लोगों को भी बेनिफिट होगा, उसको भी बेनिफिट होगा। और आपके कंटेंट के थ्रू उनका तो क्या लोग करेंगे, आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। हाँ भाई, आस्था जी के चैनल पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसको फॉलो कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम शायद कुछ और मिलेगा, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, है ना। तो अगर आप देखोगे जनरली छोटी सिटीज में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं, लोग बिलीव करते हैं उसमें। आज की डेट में वो बड़े न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, लेकिन अपने सिटी के छोटे न्यूज चैनल देखते हैं जी। वो फेसबुक पे चैनल देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे छोटे चैनल्स देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी सिटी की ऐसी खबर निकाल के लाएगा जो मेरे से रिलेटेड होगी या मेरे से रिलीवेंट होगी। बड़े न्यूज चैनल पे तो दुनिया की खबर चल रही है, वर्ल्ड की खबर चल रही है। हो सकता है जो वहाँ सिटी में पर्टिकुलरली बैठा है, अपने एरिया में बैठा है, उसको नहीं पता उन सब चीज़ों के बारे में, या फिर उसको नहीं उन चीज़ों से मतलब है, दिन में एक बार सुन लिया ठीक है,
लेकिन मेरी सिटी में क्या हो रहा है, मेरी सिटी में कब पानी जाने वाला है, मेरी सिटी में कब बिजली आने वाली है, मेरी सिटी में स्कूल कहाँ पर नया खुला है, मेरी सिटी में क्या नई फैसिलिटी हुई है, अगर ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों तक पहुंचा दें तो बहुत है। जी। तो है ना, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कोलैबोरेटिव मोड पे चलो। दूसरा कोलैबोरेशन का, जैसे मैंने बताया कि आप फ्रेंड सर्कल में बना सकते हो। दूसरे बिजनेसेस के पास जा सकते हो, बिजनेसेस को बोलो कि हाँ भाई मैं इस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, आप मुझे अगर हेल्प करते हो इनिशियली तो मैं इस तरीके से आपके प्रमोशन में हेल्प कर सकता हूँ। जी। तो वो उसकी जगह आप उनसे मॉनेटरी बेनिफिट ना लेके आप उनसे इक्विपमेंट ले सकते हो, राइट। कई लोग होते हैं जिनके पास इक्विपमेंट होते हैं, वो आपको रेंट पे दे सकते हैं, जी। है ना, ऐसे हो सकता है। सर, आपके हिसाब से एक पॉडकास्ट होस्ट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटी कुछ नहीं होनी चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका जो है, जो आप ओरिजिनल हो ना वही बन के बोलो। जी। अगर आप कोई भी चीज ऐसे बोलोगे जो आर्टिफिशियल लगेगा तो लोग उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप कोई भी आप सीरियल देखते हो, लेट से मैंने जी। कहा, या फिर आप कोई मूवी देखते हो, है ना, अगर आप उसमें मतलब कोई भी जो एक्टर होगा या फिर जो भी परफॉर्म कर रहा है उसमें, अगर वो कुछ भी चीज बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल करने की कोशिश करता है तो क्या लगता है, फेक। फेक लगता जी। है ना। अगर सपोज मान लीजिए कोई ऐसा ऐसा एक्टर आ जाए जिसकी बॉडी है ही नहीं और उसकी वो फिल्म में दिखा दे कि मेरी बॉडी है ऐसा, तो क्या लगेगा, अरे यार ये तो सुक्का था, यहाँ तो ये बॉडी दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है जी। कि ये आर्टिफिशियल है। तो लोग डिस्कनेक्ट करने शुरू कर जाएंगे उससे, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका है जो आप हो, आप जैसे बोलते हो आप वैसे ही चलो, पहला चीज। दूसरा क्या है, स्टोरी टेलिंग का आपको सबसे अच्छा आर्ट आना चाहिए कि जी। आप किसी की स्टोरी को कैसे सुना सकते हो, कितने बेस्ट तरीके से सुना सकते हो, इतना इजी लैंग्वेज में बोलो कि अगले को समझ में आए। आपने काफी पॉडकास्ट किए हैं, तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस? देखो, जब हम किसी भी गेस्ट से बात करते हैं ना, तो हर गेस्ट की स्टोरी अलग होती है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमने एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात की जिसकी लाइफ से हमें कुछ सीखने को मिला। दूसरे से बात की तो उसके बिजनेस से कुछ सीखने को मिला। तीसरे से बात की तो उसके प्रोफेशन से कुछ सीखने को मिला। तो हर कोई पॉडकास्ट कोई ना कोई चीज़ हमें सिखा के जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सीखी हैं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ कि मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ तो बात करना भी मैंने वहीं से सीखा है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने यही चीज़ सीखी है, बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कोई एक चीज़ नहीं है। अगर मैं बोलूँ, मैंने अगर किसी लॉयर को बुलाया अपने पॉडकास्ट में, तो उनसे मैंने लॉ सीखा कि अगर सपोज मान लीजिए आपको रोड में जाके ठोकर भी लगती है तो उस चीज़ के पीछे भी कानून बना हुआ है ना। जी। अगर आप कहीं होटल में या कहीं पे जाते हो तो वॉशरूम यूज करते हो, वॉशरूम साफ़ नहीं है तो उसके पीछे भी लॉ बना हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, साइबर क्राइम के लिए लॉ बना हुआ है। ऐसे सपोज मान लीजिए मैंने ट्रांसजेंडर का स्टोरी को कवर किया था, तो मैंने उनके स्टोरी से समझा अगर उनके डेरे नहीं होते तो वो ट्रांसजेंडर कहाँ जाते। जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही किसी ट्रेनर को मैंने बुलाया तो उनके से समझा, मैंने किसी डॉक्टर के साथ बात की तो उनसे समझा। कई लोग आए जिन्होंने बिज़नेस एडवाइस दी थी, तो उनके बिज़नेस आइडियाज़ मुझे इतने अच्छे लगे कि जो आने वाली जनरेशन को हेल्प करेंगे, नए बिज़नेस को खोजने के लिए, नए बिज़नेस के ऊपर रिसर्च करने के लिए, या उन लोगों को हेल्प करेंगे जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बट हाँ, कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है या स्पेसिफिक कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि हाँ, ये चीज़ सीखी, बहुत कुछ सीखी। जी। सर, जैसा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो हुँ। लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी जॉब खा रहा है। हुँ। तो क्या वो पॉडकास्टिंग की जॉब खा सकता है? नहीं, देखो, एक्चुअली बहुत सारे टूल्स ऐसे आए हुए हैं जहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से गेस्ट बना सकते हो। मतलब कि जैसे हम 2 लोग बैठे हुए हैं, हम 2 लोगों को बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो जी। वहाँ पे आप अपने कैरेक्टर चूज़ कर सकते हो, आप अपनी स्क्रिप्ट दो, वो दोनों बैठ के आपको स्क्रिप्ट के थ्रू टॉक करके आपको एक वीडियो बना के देंगे, है ना? आप उस वीडियो को अपना डाल सकते हो। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प भी करनी है, तो अपने पॉडकास्टिंग को बेटर करने के लिए करनी है, ना कि कंप्लीटली एआई को हैंडओवर करने के लिए करनी जी। है। बट मैं ये कहता हूँ कि देखो, जो होस्ट है और गेस्ट है, वो तो आपका है, हुँ। राइट? वो तो एआई का नहीं है। जी। है ना? और एआई जो हो सकता है कि जो आपकी हेल्प करेगा, वो कंटेंट क्रिएशन में कर सकता है, लेकिन इमोशन बिल्डिंग में नहीं कर सकता। अगर सपोज़ मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसी स्टोरी कवर की, जो बहुत इंस्पायरिंग थी या बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल थी, आपको उससे मोटिवेशन मिला, तो आपको वो मोटिवेशन एआई तो नहीं दे सकता है। जी। एआई तो इस तरीके से आपको वो करेगा कि हाँ, आपकी वीडियो को डिलीवर कर देगा, आपके थंबनेल को अच्छा बना देगा, आपकी स्क्रिप्ट को बेटर कर सकता है, आपको क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता है कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए,
और वहीं तक मुझे लगता है कि उसकी हेल्प लेनी भी चाहिए। जो ह्यूमन इमोशंस है ना, वो एआई नहीं डिलीवर कर सकता है। वो ह्यूमन इमोशन जो है वो गेस्ट ही कर सकता है, जब वो अपनी स्टोरी को अपने तरीके से बताएगा। बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जिनकी स्टोरी सुन के आपको बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल पे आते हैं जो रोने लगते हैं, तो वो रोने की जो इमोशंस हैं वो एआई तो नहीं जनरेट कर सकता है या नहीं है? तो बेटर है कि एआई का इस्तेमाल वहीं पे करो जहां पे उसकी जरूरत है। जरूरी है एआई की हेल्प लेनी। आप थंबनेल बनाने में हेल्प लो, कंटेंट क्रिएट करने पे हेल्प लो, स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प लो, हम जो बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चंस मुझे पूछने चाहिए उस चीज में लो, कंटेंट के ऊपर रिसर्च करने के लिए लो, है ना। लेकिन आप कंप्लीटली एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ तो वो बेटर, वो नहीं है बेटर, बिकॉज फिर वो ह्यूमन इमोशन आप लाओगे नहीं, ह्यूमन इमोशन होंगे नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे किसी के साथ। जब कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, व्यूज नहीं आएंगे, चैनल चलेगा नहीं, है ना। और कई केसेस में तो मैंने ऐसे भी देखा है कि आई एम नॉट श्योर कि कितना % एक्चुअल है वो, कई लोगों के केसेस में मैंने देखा कि उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियोस डाली तो वो मोनेटाइज नहीं हो पाती है यूट्यूब के अंदर। एआई जनरेटेड वीडियोस, खुद ही यूट्यूब उसको बोलता है कि दिस इज एआई जनरेटेड वीडियोस और यू हैव कॉपीड समवंस कंटेंट। क्या करते हैं लोग जनरली, दूसरे का कंटेंट कॉपी करके उसको अपने किसी वीडियो पे लगा के चिपका के डालते हैं। तो उस पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते हो कंटेंट। तो इसको मेरा कहने का मतलब ये है कि एआई का यूज करना चाहिए बट एक लिमिट तक। और ऐसा है कि एआई पॉडकास्टिंग को रिप्लेस करेगा वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को बताते हैं तो उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस कनेक्ट होते हैं और ह्यूमन इमोशंस मुझे नहीं लगता कि एआई से जनरेट किए जा सकते हैं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, उन यूथ को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे जो पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं? पॉडकास्ट या फिर कंटेंट क्रिएशन, मैं पॉडकास्ट को स्पेशली, मैं कंटेंट क्रिएशन को इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट को नहीं बोल रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन एक वाइड फील्ड है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि बहुत बड़ी फील्ड है। पॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि हम किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं, उससे कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेना की कोशिश कर रहे हैं, जब दो लोग बात कर रहे हैं एक फॉर्मेट में बैठ के। लेकिन कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, जहां पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट वेज में जाके। अगर आप आज गूगल या एआई पे जाके भी सर्च करो कि मुझे यूट्यूब चैनल चलाना है और मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, तो हेल्प मी टू फाइंड आउट द बेस्ट 4-5 एरियाज बेस्ड ऑन माई टैलेंट, बेस्ड ऑन माई पैशन, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन माई एजुकेशन। तो एआई इटसेल्फ विल हेल्प यू। वो आपको खुद ही दे देगा कि 10 तरीके के, आप बताओ कि मैं मास कम्युनिकेशन का बच्चा हूँ, मेरी प्रेफरेबल लैंग्वेज हिंदी है, मैं इस सिटी में रहता हूँ, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं, इक्विपमेंट हैं, मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए सजेस्टेड फील्ड बताओ कौन से बेटर हो सकते हैं। वो आपको एआई खुद निकाल के देगा कि ये 5 आपके पास जो पॉसिबल एरियाज हैं, इन 5 पॉसिबल एरियाज में आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट। आप उस 5 फील्ड में से बेस्ट आपको कौन सी शूट करती है वो उठा लो, उस पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आपको कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको पॉडकास्टिंग करनी है। मैंने आपको बताया जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, अपने कॉलेज की जर्नी को बताओ जी। आपने कौन सी नई बुक पढ़ी, उस बुक की लर्निंग क्या थी जो दूसरों को हेल्प कर सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो बुक नहीं पढ़ना चाहते कंप्लीट, उनको क्रक्स चाहिए, समरी चाहिए। आप बताओ ना कि ये बुक मैंने पढ़ी और इस बुक की समरी है, राइट। 100 पेज की बुक की समरी 10 मिनट्स में आस्था श्रीवास्तव जी से सुन लो, बना दो ये कंटेंट। कितने लोग देखेंगे? बहुत लोग देखेंगे ना। तो क्यों हम एक सब्जेक्ट के पीछे दौड़ रहे हैं कि पॉडकास्टिंग करनी है? पॉडकास्टिंग एक कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया। जो अम्ब्रेला है वो है कंटेंट क्रिएशन। तो फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन। उसमें मैंने आपको बताया कि एआई की हेल्प लो, पैरामीटर्स डालो एआई में, अपनी कैपेबिलिटी डालो, अपना बैकग्राउंड डालो उसमें, और उससे सजेशन मांगो कि मेरे को बता भाई कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है कंटेंट क्रिएट करने का। और मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ वो आपको इतने अच्छे ऑप्शंस देगा ना, आप सोचोगे हाँ मुझे यही स्टार्ट करना है। और उसमें बता दो कि मेरे पास गेस्ट नहीं ला सकता हूँ मैं, मेरे पास ये लिमिटेशंस हैं, मेरे पास वो लिमिटेशंस हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अपनी लिमिटेशंस भी लिखो कि मेरी ये लिमिटेशंस है, उसमें लिखो मेरे पास नॉर्मल एंड्रॉइड फोन है, वो भी लिखो। आई डोंट हैव माइक, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, वो सब लिखो। उसके बाद भी देखना वो आपको इतने अच्छे प्रॉम्प्ट बना के देगा, इतने अच्छे आंसर्स देगा
कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे यही चीज़ों में से एक चीज़ उठानी चाहिए और कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है जो मैंने आपको बताया अभी। जी। दूसरा तरीका कैसा है कि सेल्फ एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों को कई चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे हमने बताया कई लोगों को कुकिंग अच्छी लगती है, जी। वो करो। कई लोगों को क्या होता है कि सिंगिंग अच्छी है, सिंगिंग करो। कई लोगों को ड्राइंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, वो करो। तो स्कोप तो हर जगह है ना। जी। तो इतने बड़े वर्ल्ड में आपके लिए भी तो ऑडियंस है। हर फील्ड के लिए रखी हुई है ऑडियंस, अलग अलग फील्ड की है। मैंने बहुत सारे देखे जो डॉग्स के चैनल चलाते हैं, जी। कैट्स के चैनल हैं, उनके व्यूज आते हैं, उन पे बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। तो क्या वो कंटेंट नहीं है? वो भी कंटेंट है। तो रादर लुकिंग कि हम सिर्फ पॉडकास्टिंग करें कि आप सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटीज देखो, उस कैपेबिलिटी के हिसाब से नीश ढूंढो कि किस नीश पे मैं काम कर सकता हूँ और उसके आगे आगे बढ़ो। बेस्ट तरीका यही है जी। मुझे ये लगता है। सर लास्ट में कुछ रैपिड फायर्स आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पॉडकास्टिंग या डिजिटल मार्केटिंग में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? देखो मेरे को एक्चुअली ना लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। जी। तो मुझे लगता है कि वो पॉडकास्टिंग में पॉसिबल है, वो डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। जी। सर ड्रीम गेस्ट? ड्रीम गेस्ट देखो मेरा कोई ड्रीम गेस्ट नहीं है। मैं उस चीज़ को ड्रीम गेस्ट मानता हूँ जिस दिन मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई ऐसी स्टोरी कवर हो जिससे बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले और बाकी लोगों की लाइफ में कोई ना कोई चेंज आए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रीम होगा। पॉडकास्टिंग इन वन वर्ड? पॉडकास्टिंग इन वन वर्ड का मेरे लिए जो मीनिंग है, हो सकता है दूसरों के लिए कुछ और मीनिंग हो, मेरे लिए पर्टिकुलरली जो मीनिंग है वो है स्टोरी टेलिंग। अगर आपने स्टोरी टेलिंग अच्छी की तो वो आपका पॉडकास्ट चल जाएगा। अगर आपके अंदर पॉडकास्टिंग करने की इच्छा है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग सीखो। क्रिएटिविटी या स्ट्रेटेजी? बोथ। बिकॉज क्रिएटिविटी आप कितनी भी अच्छी कर लो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं होगी तो वो राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी। लास्ट एडवाइस इन वन लाइन? लास्ट एडवाइस इन वन लाइन का जो बेस्ट तरीका जो मैंने बताया आपको वो है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए आप रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो। 0 व्यूज हैं फिर भी आप डालो कंटेंट। और दूसरा, जो आपके नियर एंड डियर हैं जिनको आप बार बार जाके बोलते हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, मैंने नई वीडियो डाली है उसको फॉलो कर, लाइक कर, कमेंट्स कर, वो छोड़ दो। दुनिया बहुत बड़ी है, उन लोगों को ढूंढो, उन लोगों में से आपके पास अच्छी ऑडियंस साइज आएगी और वो लोग आपका कंटेंट को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई होप कि हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।